मुस्लिम लॉ बोर्ड के फिरंगी मैली हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। सर ये बताइए, कुछ ही देर में जो बिल है वो टेबल किया जाएगा, उस पर आप क्या कहेंगे वक्फ को लेकर? ये देखिए, हम लोग ये मानना है कि अभी जो वक्फ एक्ट 1995 है और उसमें जो अमेंडमेंट 2013 में किए गए, वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। ज़रूरत हाँ इस बात की ज़रूर है कि जो ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है उसका सही तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। लिहाजा नए नए कानून की या किसी भी मौजूदा एक्ट में किसी भी किस्म के अमेंडमेंट की हम लोग समझते हैं कोई ज़रूरत हाजत नहीं है। सर इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं इस बिल को, क्योंकि पुराना वाला जो था उसमें कहा जा रहा था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टियां हैं जिस पे कब्जा हो रखा है जो वक्फ की है, तो इसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं जिससे कि जो वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो सही लोगों के हाथों में और उसका सही यूज़ हो सके, तो इसमें क्या दिक्कत है? कि सबको अपने जहन में बात रखनी चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़ाती, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में वक़्फ़ की है और उसका इस्तेमाल उसी पर्पज़ में होना चाहिए जिस मकसद के लिए उसको वक़्फ़ किया गया है, और इसी को वाक़िफ़ की मंशा कहते हैं। पूरा वक़्फ़ में इसकी डिटेल में इस बात को ज़ाहिर किया जाता है, और अभी जो वक़्फ़ एक्ट है उसमें मोर देन इनफ प्रोविजंस हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए। अगर किसी ने किसी प्रॉपर्टी पर, वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है या उसको बेच दिया है तो उसके ख़िलाफ़ माकूल कानूनी कार्रवाई इंश्योर की जा सकती है। इसीलिए वक्फ ट्राइब्यूनल्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं। हाँ, ज़रूरत इस बात की है कि उन कवानीन का इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर इन स्पिरिट किया जाए। इसका अगर कहीं पर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि नए नए कानून बनाए जाएँ। तो आप इसका विरोध करते हैं? नहीं, यकीनी तौर पर इसमें बाज़ जो प्रोविजंस लाए गए हैं कि जिस सिलसिले में कि लीगल एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि मिसाल के तौर पर इसमें ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिए गए हैं, जिससे कि हम ये समझते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के कतई तौर पे वो इंटरेस्ट में नहीं है। प्लस ये कि जो पूरा अभी जो वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, वो पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें कि 2 मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 2 मुस्लिम एमएलएज़ और उसी के साथ साथ 2 बार काउंसिल के मुस्लिम मेंबर्स और 2 वुमेन मेंबर्स अभी भी रखी जाती हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी 2 वुमेन मेंबर्स हैं, 2 मुतवल्ली के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और 2 गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ये सब मिल करके इलेक्शन के ज़रिए से एक चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। तो ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये बरकरार रहना चाहिए। इस एक्ट के ज़रिए से ऐसा महसूस होता है कि इसमें सिलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, जो कि अपने मुल्क के डेमोक्रेसी की स्पिरिट के ख़िलाफ़ है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वक्त जो है पूरी तरीके से अपना एक मजहबी फरीज़ा है, उसको भी मैनेज अपने मज़हब के कस्टम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ही करना है, और वो ज़ाहिर सी बात है मुसलमान ही कर सकता है। तो उसमें नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करने की कोई हाजत या ज़रूरत नज़र नहीं आती। और आप सबको मालूम है कि मुल्क के आर्टिकल 26 ने हर कम्युनिटी को ये पूरा इख्तियार दिया है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर अपने मज़हब के मुताबिक कर सकता है। तो ये हक़ और इख्तियार मुसलमानों को भी हासिल है। तो सर अभी इस पे सपा ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, कई और पार्टियां जो हैं वो भी इसके अगेंस्ट में बोल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये इस समय जो ये बिल में जो चेंजेस किए जा रहे हैं उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और जो पार्टियां सपोर्ट में हैं आप लोगों के कि हम इसका विरोध करते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये ज़ाहिर बात है, जिन लोगों ने भी इस ड्राफ्ट को पढ़ा होगा और जो मौजूदा एक्ट है उससे कंपेयर करेंगे तो वो लोग ये समझ जाएंगे कि जो मौजूदा एक्ट है वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के इंटरेस्ट में है, और जो अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं वो हम लोग ये समझते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ के हक़ में नहीं है। सर आखिरी सवाल, सर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें खाली, तो उत्तर प्रदेश में वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो पूरे देश से सबसे ज़्यादा हैं। लखनऊ में ही कम से कम 10,000 से ज़्यादा जो संपत्तियां हैं, तो कितनी संपत्तियां हैं सिया बोर्ड के पास और कितनी संपत्तियां हैं सुन्नी बोर्ड के पास? कुल कितनी संपत्तियां हैं वक्फ में उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास अराउंड 3.25 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इन 3.25 लाख प्रॉपर्टीज़ में अराउंड 80% प्रॉपर्टीज़ मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों की शक्ल में हैं। ना मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों से ना 1 रुपये की आमदनी होती है और ना उनको ख़रीदा बेचा जा सकता है। तो जो एक नेशनल लेवल पर एक नैरेटिव कायम करने की कोशिश की गई है
कि पूरे मुल्क में कई लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें हमें अपने जहन में बात रखनी चाहिए कि इन प्रॉपर्टीज़ में 80% इबादत गाहें हैं, जिससे कि कोई भी इनकम ना जनरेट होती है और ना उसको ख़रीद और बेच सकते हैं। हाँ, अगर किसी ने कोई भी वक्त प्रॉपर्टी बेची है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कानूनी कार्रवाई के लिए ऑलरेडी वक्त एक्ट में कई प्रोविजंस हैं। शुक्रिया जी, हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारत वर्ष, लखनऊ।